जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेकंड सेशन की ओर। तो सेकंड सेशन जो रहेगा वह आपका महेश बर्नवाल से में जो भी आप हम पॉलिटी कर रहे हैं, और पॉलिटी जैसे ही खत्म होगा आपको ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और ज्योग्राफी खत्म होगा और जो है कि उसका हिस्ट्री चालू कर देंगे। तो आप लोग का ये जो हाई लेवल का जो कंटेंट है आप लोग को जो है कि इस प्रकार से प्रोवाइड कराएंगे, आपको याद करवा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपको घटना चक्र वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर लूसेंट सीरीज चालू करेंगे, उसके बाद स्पीडी सीरीज चालू करेंगे, सब चीज होगा। साइंस स्पेशल हम एलपी के लिए करेंगे। तो आप लोग बिना कोई टेंशन का लगातार बने रहिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं आप लोग करते रहिए। और आप लोग को हम बता देते हैं कि आप लोगों के लिए जो बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, या फिर जो एलपी का एग्जाम दीजिएगा, या फिर आप एनटीपीसी में बैठिए, या ग्रुप डी में बैठिए, या एसएससी जीडी में बैठिए, या अग्निवीर में बैठिए, यानी आप जिस भी एग्जाम में बैठिएगा आपको जीके के लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है। और साथ में अगर आप टेंशन थोड़ा बहुत बोलिएगा कि जब जीके जीएस हो गया तो मैथ में टेंशन आ जाएगा ना, तो आप लोग को बता दे कि मैथ में टेंशन आपको नहीं लेना है। तो आप लोग समझ लीजिए कि भाई तब क्या करेंगे आपके लिए। तो आप लोग को बता दे कि आप सबों के लिए हम लोग जो है कि स्पेशल से एक अलग चैनल है, उस चैनल को आप लोग जो है कि प्रमोट करने का प्रयास कीजिएगा। और उस चैनल पे आपको अलग से सिर्फ मैथ का ही वीडियो प्रीवियस जो पूछा गया होगा जिस भी एग्जाम का, आपको उस एग्जाम को बारी बारी से चैप्टर वाइज करके आपको बुक का भी नाम बता दिया जाएगा, या फिर आपको चैप्टर का नाम बता के आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग उस चैनल को अधिक से अधिक जो है कि सफल बनाने का प्रयास कीजिएगा। और उस पर आपको मैथ जो मिलेगा एकदम नवीनतम पैटर्न पर मिलेगा, एकदम जो है कि लेटेस्ट पैटर्न मिलेगा। ये नहीं कि टाइम एंड वर्क में पहले के जमाने में जो पढ़ते थे कि एक काम को 10 दिनों में तो 1/10, अब बी एक काम को 20 दिनों में तो 1/20 जोड़ करके एलसीएम लेके बनाते थे। वैसा नियम नहीं, आप लोग को शॉर्ट से शॉर्ट मेथड जितना हो पाएगा जो आपका समय एग्जाम में बचत करेगा, तो उससे संबंधित जो है कि आप लोग को मैथ अलग से चैनल पे मिल जाएगा। इसका चैनल आपको आज ही टेलीग्राम पे या आपका यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा। और वो उस कोचिंग मतलब उस क्लास का जो नाम रहेगा वो रहेगा आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस। और आशीर्वाद कोचिंग क्लासेस आपका लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी जाके सबसे पहले काम कीजिएगा कि उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक उस चैनल को देखिएगा। और जो है कि आप सबों के लिए जब वो चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपको उस पर अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसी तरह लगातार बने रहिएगा। तो आप सबों के बीच जो है कि हमारे जो सर रहेंगे, सुभाष सर उनका नाम है, वह जो है कि हमारे टीम का एक रेगुलर सदस्य के रूप में भी है। और वर्तमान समय में हम लोग अभी इंडियन रेलवे में कार्यरत है। तो आप लोग के लिए जो है कि जो भी चीज आएगा वह परफेक्ट चीज आएगा। क्योंकि जो एक बंदा जब सेलेक्ट हो के आता है, जो जॉब में जब जॉब का तैयारी कर रहा होता है तो उसका अलग बात रहता है। और जो जॉब में पर्सनली आपके जॉब कर रहा होता है उसके बाद जो एक्सपीरियंस शेयर करता है वह अपने आप में एक बेस्ट रहता है। और उसे अधिक से अधिक जो है कि आदमी फॉलो भी करता है, क्योंकि उस फेज को वो झेल के आए हैं, उसे क्रैक करके आए हैं। तो आप लोग उसे समझने का प्रयास कीजिएगा और अधिक से अधिक सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो सर के द्वारा जो है कि आप सबों के बीच जो है कि 2 शब्द रखेंगे, आप सब जो है कि उन्हें प्यार देने का प्रयास कीजिएगा। बोलिए सर। जितने हमारे रेगुलर जो सदस्य हैं, जो कौशल जीके जीएस पे ग्रुप डिस्कशन से रेगुलर जुड़े हुए हैं, उन सबों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुए हैं, या फिर रेलवे में ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एलपी का, सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करवाएंगे। 10 मिनट का शो या फिर उससे ज़्यादा भी लेके आना पड़ेगा तो लाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और आप लोग के बीच हम कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। तो देखिए जिस प्रकार से सर बोले अभी कि हम अपने मेहनत में सबसे एक निचोड़ बात यही निकलता है कि जितना हो सकेगा अपने तरफ से हम 100% देने का प्रयास करेंगे। अब तो आप लोग बच्चा तो बचे नहीं है कि आपको हाथ से पकड़ के जो है कि आपको लिखाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। आप लोग खुद जो है कि इंटर पास होंगे, 12th पास होंगे, ग्रेजुएशन करके पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग कम से कम इतना तो समझ पा रहे होंगे कि जब एक सिलेक्टेड बंदा बोल रहा है इस तरह का बात, तो शायद अपने मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं करेगा। बस बात इतना सा बच जाता है कि आप अपने माँ बाप के सिलेक्शन को मतलब उतना लेवल पे पहुंचाने के लिए और समाज
के नजर में एक अच्छा इंसान का दर्जा दिलाने के लिए जो है कि आप थोड़ा सा हम लोगों का बात अगर आप मान लेते हैं तो शायद ये समझ लीजिए कि हम लोग लेटेस्ट से लेटेस्ट आदमी है, ये समझ लीजिए कि आपको कहीं कोई कंटेंट में कमी नहीं आएगा। हम सबों को पता है वन डे एग्जाम का लेवल क्या है, आप लोग आसानी से करेक्ट कर पाइएगा। लेकिन आप लोग बस इतना सा रहिए कि आप लगातार दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके आप अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप लोग जो है कि बस यही हम लोग को चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए बस कुछ यही चाहिए कि आप लोग बस पढ़िए और कुछ नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके पॉलिटी से। तो आप लोग का आज का पहला सवाल बताना है आप लोग को बताना है उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत मस्त क्वेश्चन है अपने आप में। आप लोग को बता दे कि जब हमारा मूल संविधान बना था, आप लोग को पता है कि हमारा मूल संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और उसी दिन लगभग 15 अनुच्छेद को लागू भी कर दिए गए थे। तो याद रखना है कि हमारा संविधान उस दिन पूर्णतः लागू नहीं हुआ था, पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जैसे 1950 को लागू हुआ तो उस समय प्रस्तावना एक ऐसा चीज था हमारे संविधान का भाग, जो कि प्रस्तावना को लेकर बहुत सारे इतिहासकार या बहुत सारे जो वकील थे या संविधान सभा के निर्माता थे, उन्होंने उसे असमंजस की श्रेणी में रखा। कोई बोला कि इसे शामिल कर लिया जाए संविधान में, अब कोई बोल रहा था नहीं किया जाए, यानी उसको तिल का ताड़ बनाने का कोशिश किया, लेकिन अंततः उसे फाइनली रूप से उसमें शामिल नहीं किया गया। वह एक प्रकार का असमंजस का चीज बना हुआ। उसी क्रम में शामिल करने को लेकर आगे चल के जो है कि प्रस्तावना को 1960 के अंदर में एक केस आता है बेरुरवादी केस। उन्होंने जो है बेरुरवादी ने बोला कि इसमें संशोधन करने का बात किया कि अच्छा वो खाना। तो याद रखिएगा कि शुरू से लेकर प्रस्तावना को जो है कि उसमें शामिल करने को लेकर असमंजस में था। तो याद रखिएगा पहली बार 1960 में कि उसमें संशोधन करे या नहीं करे, तो इसको लेकर 1960 में पहली बार केस आता है बेरुरवादी केस ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना ही नहीं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में या किस केस में कहा गया, वाद का मतलब केस होता है, किस केस में कहा गया कि आपका संविधान का भाग प्रस्तावना है ही नहीं? तो याद रखिएगा बेरुरवादी। कौन सा केस? बेरुरवादी, जो 1960 में आया था, 1960 में। आप लोग को पता, अब याद करवा देते हैं। तो याद रखिएगा जैसे कोई दारू वगैरह ज्यादा पीता है, ज्यादा पी के आ गया, नहीं कहता है अरे वो बेड़ुआ है, नहीं कहते हैं उसको बेड़ुआ है, जब मन तब पीते रहता है। इसका मतलब उसको कोई आता ही पता नहीं है कि मेरा मम्मी कौन है, पापा कौन है, भाई कौन है। जब पी के आ जाता है तो पूरा मूड में रहता है, किसी को नहीं पहचानता है। अर्थात वो बोला कि प्रस्तावना क्या है नहीं है, इसको कोई भागे नहीं माना, यानी बेड़ुआ को कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात याद रखिएगा कि बेरुरवादी या बेड़ुआ जो है वह संविधान को प्रस्तावना को अंग माना ही नहीं। तो वह ये बात बोल सकता था कि अच्छा ठीक है आगे मान लेंगे या नहीं मानेंगे, या संशोधन हो सकता है नहीं सकता, कुछ अपना रखता बात। लेकिन वो बोला ये नहीं है, वो क्या बोला ये है, यानी बेरुरवादी ने बोला उसको संविधान का अंग माना ही नहीं, संविधान का अंग माना ही नहीं। लेकिन जब इसके बाद आगे बढ़िएगा तो 1973 ईस्वी में और बहुत सारा केस है, लेकिन तो हाईलाइट केस नहीं है। तो 1973 का केस हम लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसी के चलते आगे चल के प्रस्तावना में संशोधन भी होगा, और संशोधन होने के बाद आप लोग को पता है कि आपका 1973 में जब केस आएगा, यही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिनका कुछ दिन पहले निधन भी हो गया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में आया था, इसके तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी कर सकती है संसद। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। 1973 में जब पहली बार जब इसे भाग माना आपका प्रस्तावना को संविधान का, तो उस केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और आप लोग को बता दे कि उसी के तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि संविधान का प्रस्तावना एक भाग भी है, और भाग होने के साथ साथ इसमें उचित जो है कि उसमें संशोधन भी कर सकती है संसद, याद रखिएगा। लेकिन इसके मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। यह 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया गया था। और आप लोग को बता दें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ही एकमात्र ऐसा केस है पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें 13 बेंचों की खंडपीठ बैठी थी, जिसमें 13 बेंचों की वकील बैठे थे या जज बैठे थे उस फैसला को सुनाने के लिए। सबसे लंबा फैसला वही था, उसमें 13 को बेंच बैठा था, इसीलिए याद रखिएगा ये चीज। लेकिन जानते हैं
इसमें 13 को बैठने का कारण यही था कि बहुत ही असमंजस वाला चीज था, यानी संविधान का जो निर्माता था शुरू में जब वो क्लियर नहीं कर पाया, तो ये 1973 के बाद का कहानी है, तो इसका मतलब जरूर उसको शामिल करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा कोई चीज का। लेकिन आप लोग को पता है फाइनली 1973 से संशोधन होना शुरू हुआ कि भाई हो सकता है, और उसी के आधार पे, उसी केस के आधार पे हमारे संविधान के प्रस्तावना में एकमात्र बार और पहली बार 1976 को 3 नए शब्द जोड़े गए 42वां 1976 के तहत, जिसमें आप लोग याद करते हुए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़े गए थे। तो ये सब चीज आप याद रखिएगा, तो ये सब चीज क्वेश्चन में आता है। वही अगर हम बात करते हैं कि प्रस्तावना किस देश से लिया है, तो प्रस्तावना लिया है आपका अमेरिका से, प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना जो शुरुआत होता है हम भारत के लोग या यूएनओ के चार्टर से, और हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है, और आपका 2 प्रकार के समानता की चर्चा है, 1 प्रकार के बंधुत्व की चर्चा है, 1 प्रकार के बंधुत्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को आप लोग को पता है कि प्रस्तावना जो प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के समक्ष, वह प्रस्तुत पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर के दिन, याद रखिएगा। और उस समय उसका नाम प्रस्तावना नहीं था, उस समय उसका नाम उद्देशिका था। उद्देशिका को संविधान सभा के समक्ष जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और आगे चलकर 1947 को इसे जो पास किया गया 22 जनवरी के डेट में, 22 जनवरी 1947, क्योंकि 46 में तो 22 जनवरी आ नहीं सकता था, क्योंकि उसको पेश कर रहा है 13 दिसंबर के दिन, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के समक्ष। और याद रखिएगा ये पास हो गया अगला साल जाके, आपका ज्यादा नहीं 2 महीना के अंतर पे, आपका 22 जनवरी और जो है कि 1947 को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास, और सर्वोच्च न्यायालय का जो कॉमन जानकारी है आप लोगों के समक्ष हम रख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और इसीलिए दूसरा क्वेश्चन यहां से बनाएगा कि हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। किसे जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। ये सब चीज क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है? 129। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 129, और आपका हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 226 के तहत, सॉरी 215। किसके तहत? देख रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। अगर बात करें हम रीट का, पहले बात करते हैं रीट का, तो रीट जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 5 प्रकार का अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। और वहीं अगर बात करते हैं कि हाई कोर्ट रीट जारी करता है 226 के तहत, 226, यानी याद रखेगा उधर 32 से सटा हुआ है 226, यानी वो दोनों रीट की चर्चा करेगा। किसका चर्चा करेगा? रीट का, दोनों रीट का चर्चा करेगा। वहीं जो आपका हाई कोर्ट जो एक ये सुप्रीम कोर्ट जो एक अभिलेख न्यायालय होगा 129, यानी थोड़ा सा कम कर दिए, यानी 129 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपका अभिलेख न्यायालय होगा, वहीं हाई कोर्ट जो अभिलेख न्यायालय होगा 215 के तहत, 215। और अभिलेख का मतलब होता है किसी भी चीज को लिखित रूप में रिकॉर्ड रखना, किसी भी चीज को लिखित रूप में रिकॉर्ड रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, याद रखिएगा कोई भी व्यक्ति जब उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन जाता है और वह जब रिटायर वगैरह या जब बीच में ही छोड़ देता है अपना काम, तो वह किसी भी हाई कोर्ट या दुनिया के किसी भी न्यायालय में जाके वकालत नहीं कर सकती है, वकालत। और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 जिसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है, उसी में यह चर्चा मिलती है। आगे बढ़ते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से लिए हम लोग, कहां से लिए? अमेरिका। इसीलिए न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहां से लिए? न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद भी, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी, न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को, किस अनुच्छेद के तहत? 143। बहुत मस्त क्वेश्चन है।
याद रखिएगा 143 के तहत जो है कि परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है 143 के तहत, और वह सिर्फ अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पर, अपने प्रारंभिक, अर्थात दो राज्यों के बीच अगर कोई मामला है तभी वहां पर प्रश्न उठ सकता है। आगे बढ़ते हैं। और दो राज्यों के बीच सामंजस्य को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोग का स्थापना किया गया है, जैसे सरकरिया आयोग। कौन सा आयोग? सरकरिया आयोग का गठन 1983 को किया गया था, और इन्होंने रिपोर्ट 1987 में पेश किया था। उसी प्रकार से एक और आयोग है जिसका नाम है आपका जो है कि आपका नाम है पुंछी आयोग। कौन सा आयोग? पुंछी आयोग का स्थापना 2007 में, 2000 और 2010 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। और केंद्र और राज्य के बीच संबंध को जो दर्शाता है वह आपका भाग 11 है, भाग 11 केंद्र संबंध भाग 11। अगला क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, एक बार रिकॉल करवा देते हैं अनुसूची को। आप लोग बताइए, अनुसूची में आपका सभी प्रकार के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आएंगे एक में, और उसके बाद अगर नागरिकता पूछे तो सॉरी भाग बोल रहे हैं ना। अगर आपसे हम सबसे पहली बार बोले केंद्र आपके पास अगर पूछे हम कितने राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें जो है कि इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची? अनुसूची एक। कौन सी अनुसूची? एक। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका सभी प्रकार के जितने संवैधानिक पद है, इसको वेतन भत्ता कौन अनुच्छेद? कौन अनुसूची? 2। कौन अनुसूची? 2। और सभी प्रकार के जितने संवैधानिक पद है सभी के शपथ की चर्चा 3। शपथ की चर्चा 3। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की चर्चा जो है कि अनुसूची 3 नहीं करती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद करता है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति को 159 के तहत, और आपका पता है कि जो एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद क्या कहते हैं उसको? 159 राज्यपाल, 159 राज्यपाल, सॉरी नहीं बता रहे हैं। राष्ट्रपति जो है बता रहे, बढ़िया समझिएगा, राष्ट्रपति जो है 60 के तहत, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं, आराम से लॉजिक से याद कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 52 से लेकर 62 तक सामान्यतः राष्ट्रपति बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात 60 जो लेगा वो राष्ट्रपति शपथ लेगा। वही राष्ट्रपति जैसे खत्म होता है, मेरा टॉपिक आता है आपका लगभग 63 से आता है उपराष्ट्रपति का, अर्थात 63 से लेके आपका 69-70 तक चलता है आपका उपराष्ट्रपति। अर्थात हम बोल सकते हैं 69 अनुच्छेद जो आएगा उसके तहत उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। वहीं आपका राज्यपाल हम लोग शुरू करते हैं 152-53 से, और वहां पर 159 के तहत शपथ लेते हैं। याद रख लीजिएगा उपराष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं हुआ हो या कहानी खत्म। तो याद रख लीजिएगा आपका 60 के तहत राष्ट्रपति, और 69 के तहत उपराष्ट्रपति, और 159 के तहत राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। ओह अच्छा, आगे कंटिन्यू ना। अच्छा, राज्यसभा सीट का बंटवारा 4। राज्यसभा सीट का बंटवारा, SC ST को बढ़ावा 5, SC ST को बढ़ावा 5। और इसी के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाता है। वहीं आपको हम बताते हैं कि पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य है, अमेय मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ के SC ST क्षेत्र को बढ़ावा 6 किसके तहत? और इसके तहत भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को जो नियुक्ति करने के लिए कहता है वह कौन सा संगठन कहता है? तो याद रखिएगा, स्वायत्त शासित जिला परिषद, स्वायत्त शासित जिला परिषद। वहीं अगर बात करते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा होता है, अर्थात सभी प्रकार के सूची की चर्चा, अनुसूची 7, अनुसूची 7 में सभी प्रकार के सूची अर्थात केंद्र राज्य के बीच बंटवारा। वहीं अगर बात करते हैं सभी प्रकार के राजभाषा 8वीं अनुसूची में राजभाषा, और 8वीं अनुसूची में जो आपका 22 राजभाषा है, 22 राजभाषा में कहीं भी राजस्थानी और अंग्रेजी नहीं है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं आपका कि अनुसूची 9 में क्या है, तो याद रखिएगा अनुसूची 9 में भूमि सुधार है, और अनुसूची 10 में दल बदल है, और अनुसूची 11 में आपका पंचायती राज है, अनुसूची 11 में पंचायती राज है, और अनुसूची 12 में नगर पालिका है, नगर पालिका याद रखिएगा। और अनुसूची 11 को जोड़ने के लिए आपके पीवी नरसिम्हा राव आए थे, और 12 को जोड़ने के लिए भी नरसिम्हा राव आए थे, और 11वीं जो जोड़ा गया था 73वां 1993 में, और आपका जो है कि नगर पालिका जो 12वीं जोड़ा गया है वह आपका 74वां 1993 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय, और पंचायती को 29, पंचायती को 29, और पंचायत स्तर पर जो कोरम पूरा होता है 1/6, जैसे जनरली लोकसभा, राज्यसभा वगैरह या विधानसभा का 1/10 होता है। सभी प्रकार के जितने भी होते हैं उसका बैठक का शुरुआत करने के लिए कोरम की आवश्यकता होती है, जनपूर्ति की आवश्यकता होती है, यानी कम से कम सदस्य की आवश्यकता होती है। अर्थात याद रखना है 1/10 होता है, लेकिन पंचायती स्तर पर अगर देखते हैं 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। और आपको हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किए थे, कोलेजियम के बारे में। कोलेजियम जो पद्धति है, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन उठता है एग्जाम में।
सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में एक आपका शब्द का देखने के लिए मिलता है कोलेजियम पद्धति। कोलेजियम पद्धति, कोलेजियम पद्धति एक ऐसा पद्धति है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जब कोई भी कानून का निर्माण या फिर जब कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है आपका, मतलब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ही देने के लिए है ना, न्याय सुनाने के लिए है ना, तो इसका मतलब है जब वो कोई भी न्याय सुनाने का काम करती है, जैसे अभी कुछ देर पहले बताए थे केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य था, उसमें 13 बेंच के बैठक बैठी थी, 13 उसमें न्यायाधीश जाकर बैठा था और फैसला को सुनाने का प्रयास किया था और सुना भी दिया। लेकिन सामान्यतः जो डिसीजन सुनाया जाता है और वो कोलेजियम पद्धति के तहत सुनाया जाता है, और कोलेजियम पद्धति में टोटल जो न्यायाधीश बैठते हैं 5, कितना बैठते हैं 5, उसी को कोलेजियम पद्धति कहते हैं। यानी कम से कम 5 बेंच बैठती है और वह बैठने के बाद न्याय निर्णय का काम करती है। और वह कोलेजियम पद्धति जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहां से लिए हैं, अमेरिका से। और उसी का एक टॉपिक उठा के पूछ रहा कोलेजियम, तो वो भी कहां से लिया है, अमेरिका से। लेकिन बड़े विडंबना की बात यह थी कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई यहां पर, आपका 2014 के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनती है, तो नरेंद्र मोदी ने 2019 के आसपास एक बहुत बड़े काम करने का प्रयास कर रहे थे कि इस कोलेजियम पद्धति को ही खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। कोलेजियम पद्धति, इसका मतलब कोलेजियम पद्धति में एक भी राजनीति वाला व्यक्ति बैठा है, यानी कि कहने मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो कोई भी बैठे हैं उसमें नहीं बैठे हैं। इन पांचों जो बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बैठते हैं और वो अपने अनुसार डिसीजन देने का प्रयास करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है कि उस कोलेजियम में को खत्म करने का प्रयास किया और उसमें अधिक से अधिक जो है कि ये पॉलिटिकल वाला आदमी घुसने का प्रयास कर रहा था कोलेजियम पद्धति। बताइए, सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, यानी उसमें कोई इंटरफेयर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है, और वह नरेंद्र मोदी ने उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। जब वह व्यक्ति उसमें घुस जाते तो क्या वो क्लियर जो है कि कर पाता अच्छा से, यानी वो इंटरफेयर करना शुरू कर देता। जब इंटरफेयर करना शुरू कर पाता तो जिस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए हकीकत में उसको न्याय नहीं मिल पाता। इसका मतलब है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को देखा, वह अधिनियम को जब वह कानून जो मोदी ने बना रहा था संसद में, लोकसभा भी पास कर दिया था, राज्यसभा भी पास कर दिया था, राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन जब वह फाइनली रूप से आप लोग को हम यह चीज बता चुके हैं कि जब कानून का निर्माण संसद कर देती है, राष्ट्रपति वगैरह लागू कर देते हैं, तो उसकी जांच करने के लिए न्यायपालिका आती है। जब वह जांच करने के लिए न्यायपालिका आती है, तो इसका मतलब उसको यह अधिकार है कि उसे निरस्त कर सकता है। क्या कर सकता है? बंद कर सकता है, क्योंकि अगर वो बंद करने वाला नहीं रहेगा तो मोदी को जो मन लगा वही करते रहेगा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने देखा कि अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी घुस रही है, इसे रोकने का प्रयास किया जाए, और वह प्रयास सक्सेसफुल भी हो गया और उसे बंद भी कर दिया गया। तो आप लोग को एक अधिनियम या एक आपको संविधान संशोधन पढ़ना होगा। आपका संविधान संशोधन जो आपका 99 संविधान संशोधन था, 99वां संविधान संशोधन, और 99वां के तहत मोदी को झटका लग गया, 99वां के तहत मोदी को झटका लग गया। अर्थात 99 संविधान संशोधन जो 2014 में मोदी ने बनाकर पास कर दिया था, वही वाला जिसे हम लोग कहते थे, जो मोदी ने अलग से बनाने का प्रयास कर रहा था ना, उसे जो कोलेजियम को समाप्त करके मोदी ने अलग से संगठन बनाने का प्रयास कर रहा था, उसके अंदर की भाई हम इससे डिसीजन देंगे, तो उस संस्था का नाम रखा था आपका राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग, और मोदी का यह राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति को 99 के तहत झटका दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग को जो समाप्त किया गया या फिर उसको जो प्रतिबंध लगाया गया, वह किस संविधान संशोधन? तो 99 संविधान संशोधन ही एकमात्र ऐसा संशोधन है हमारे देश में जिसको निरस्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी वर्तमान में 106 संविधान संशोधन हुआ है, उसमें से एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन आपका 99वां संविधान संशोधन है जो कि संसद ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आके उसे बंद कर दिया। याद रखना है, एकमात्र 99वां है, और 99वां राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर रहा था मोदी, और कोलेजियम के स्थान पर कर रहा था, और उसमें पॉलिटिकल पार्टी को इंटरफेयर कराने की कोशिश कर रहा था, उसे ब्रेक करने का प्रयास किया गया और हो भी गया। याद हो गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोलेजियम में कितना आदमी बैठते थे? 5। और जो वो राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग थे उसमें 7 को सदस्य बैठते, उसमें राष्ट्रपति वगैरह को भी बैठाने का प्रयास हो रहा था। टोटल 1-2 रहते न्यायाधीश भी, इंडियन के सब 5 को भगा देता, 1-2 वो भी रख रहे थे, इधर भी अपना घुसा रहे थे, मिला जुला के काम करेंगे, मेरा बात भी वहां रहेगा। तो लेकिन उतना बुड़बक थोड़ी है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकाय है। यह क्वेश्चन नहीं पूछता है, सुप्रीम कोर्ट है एक कैसी संस्था तो अपने आप में स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, कोई पक्षवादी नहीं करता है, वो एक निष्पक्ष और फ्रैंकली जवाब देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश से लिया गया है? कनाडा से। कहां से लिया है? याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा, कनाडा याद रखिएगा। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। तो याद रखना है कनाडा से ही आपका राज्यपाल के नियुक्ति संबंधी प्रावधान लिया गया है। और आप लोग को पता है कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम एज होना चाहिए 35 वर्ष। जितना राष्ट्रपति बनना चाहिए एज, उतना आपका राज्यपाल भी रहना चाहिए। अर्थात क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होते हैं राज्यपाल, यानी जब चाहे राष्ट्रपति जो है कि मंत्री परिषद के सलाह पे राज्यपाल का पद खत्म कर सकता है या उसे हटा सकता है। ये सब चीज याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राज्य का यानी जिस प्रकार से राष्ट्रपति केंद्र लेवल पे काम करता है उसी प्रकार से हर एक राज्य लेवल पे काम करता है राज्यपाल। कौन करता है? अर्थात जिस प्रकार से राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए है, उसी प्रकार से राज्य लेवल पे सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए कौन है? राज्यपाल। अर्थात यह एक प्रकार के आपके सिर्फ जो है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी मेंस में कि राष्ट्रपति बीपीएससी मेंस में पूछा गया था कि राज्यपाल राज्य के एक सिर्फ मुखड़ा के रूप में कार्य करता है, इस पर प्रकाश डाले। तो यह क्वेश्चन पे केस भी हो गया था, यह क्वेश्चन बहुत विवाद था, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस का यूज उन्हें नहीं करना चाहिए। राज्यपाल एक बहुत बड़ा अपने आप में एक जो है कि रिस्पॉन्सिबल वाला जो है कि वो पोस्ट है, और उसको जो है कि आप एक मुखड़ा की भांति देख रहे हैं। भले जानते हैं, दुनिया जानती है राष्ट्रपति राज्यपाल मुखड़ा की भांति काम करता है, लेकिन यह वो आदमी वह बोलने टाइम यह भी भूल जाता है कि राष्ट्रपति के बिना एक भी चीज पास ही नहीं हो पाएगा, और जो है कि एक दिन भी उसका पद खाली नहीं रह सकता है, ऐसा भी चीज है। अर्थात याद रखना है, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अपने आप में एक जो है कि वो क्रेज वाला पोस्ट है, तो यानी भारत का प्रथम नागरिक है, तो वो बहुत बड़ा चीज है। तो याद रखना है, इसी संदर्भ में भारत के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सरोजिनी नायडू। क्या नाम था? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो राज्यपाल बनी है, या फिर पूरे भारत में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, जो उत्तर प्रदेश से बने थे। कहां से बने थे? उत्तर प्रदेश। और पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ही बनती है 1925 में कानपुर अधिवेशन से। तो उन्होंने ही राज्यपाल के बारे में, जब संविधान का निर्माण हो रहा था या फिर उसके बाद जो है कि उन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि जब देखा राज्यपाल सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए बैठा हुआ है ऐसे करके, तो इसका मतलब उन्होंने एक अपना सेंटेंस रखा था, एक वक्तव्य रखा था, एक कथन रखा था कि राज्यपाल जो है एक प्रकार के सोने के पिंजरे में बंद तोते की तरह है या चिड़िया की तरह है। तो यह वक्तव्य जो रखा था वह सरोजिनी नायडू ने रखी थी। कौन रखी थी? जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल एवं पूरे भारत में पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश ने बनाया था, वो भी आपका सरोजिनी नायडू के रूप में। और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ने पहला राज्यपाल को दिया है, पहली महिला, और उत्तर प्रदेश ने ही पहली बार आपका महिला मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति किया था, जिसका नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, जो कि जेबी कृपलानी की पत्नी थे, जो भी जेबी कृपलानी के पत्नी थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 155। किसमें है? और राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाते हैं, वो सिर्फ नियुक्ति कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और उसे शपथ दिलाते हैं जिस राज्य के वो बनने जा रहे हैं राज्यपाल, वहां के आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। समझ में आ रहा है चीज? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और याद रखेगा 153 से शुरू होता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अर्थात राज्यपाल के जो पद का जो सृजन किया गया है 153 में, जैसे याद करवाए थे 52 से राष्ट्रपति होता है, भारत के राष्ट्रपति होगा 52 के तहत, उसी प्रकार से 153 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन जानते हैं यह हमारा संविधान में लिखा गया था, मूल संविधान में लिखा गया था। जब 1950 में लागू हो रहा था तो उस समय लिखा गया था कि भाई प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए या होगा। लेकिन कमी जब आगे दिन बीतता गया, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, तो छठा साल 1956 का कहानी आप लोगों के बीच हम रख रहे हैं। तो 1956 ईस्वी में जब आदमी का कमी होने लगा, राष्ट्रपति का राज्यपाल का कमी होने लगा, जैसे अपना बिहार है, उसके बगल में राज्य है उत्तर प्रदेश।
अगर मान लीजिए किसी कारणवश से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद खत्म हो गया, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का पद का जो खाली होता है 3 प्रकार से, एक अपने से मर जाता था और एक अपने से त्याग पत्र देता था, एक महाभियोग। तो उसी तरह से राज्यपाल का पद खाली होने की भी चर्चा 3 प्रकार से है। कितना प्रकार से? यानी समझिए एक बिहार है, एक उत्तर प्रदेश है। जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का जो पद जो है किसी कारणवश खाली हो सकता है, तो वह तुरंत वहां पर अगर नियुक्ति करने का मतलब अगर नहीं हो पाता है किसी कंडीशन में, तो बगल वाले जो बिहार के राज्यपाल हैं वह उसका कार्यभार भी संभाल सकता है, वह उसका कार्यभार भी। लेकिन अब समझिए हमारा संविधान का अनुच्छेद जो है कि 153 कहता था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये कहता था अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। लेकिन जब बगल वाला आदमी के यहाँ बगल वाला राज्य में जब खाली हो जाता है पद, तो फिर उसके यहाँ तुरंत जब भरपाई हम लोग तो नहीं कर सकते, उसके लिए व्यक्ति का चुनाव करना होगा, भाई कौन बनेगा नहीं बनेगा, क्या योग्यता है, किसको बनाना चाहिए, असमंजस, एक दिन खाली नहीं रहना चाहिए राज्यपाल का पद भी। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जब बगल वाला आदमी मेरे पास है, वो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए बैठे हुए हैं, तो उसका वहां का भी कार्यभार उसको दे सकते हैं, यूपी का भी कार्यभार दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जब कोई राज्यपाल किसी दूसरे राज्य का जब भार संभालने के लिए आएगा, तो इसका मतलब संविधान संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि मूल संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। अब वहां जो है कि प्रत्येक राज्य में मेरा होगा तो फिर तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसका मतलब भारत के संसद जो है, जो कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने दिमाग लगाया कि अब संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और याद रखिएगा 1956 ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 लास्ट का इकाई डिजिट समझिए 56 है, 56 है। अब 56 कटता है 7 से, 7 8 56, 7 8 यानी 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 संशोधन अधिनियम द्वारा जो है कि यह लिखा गया, उसमें जोड़ा गया अपवाद में कि भाई 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्य के राज्यपाल दूसरे राज्य का भी कार्यभार संभाल सकता है, या 2 से अधिक भी जरूरत पड़े तो 3 गो का भी संभाल सकते हैं, ऐसा प्रावधान है अभी। इसीलिए किसी राज्य के राज्यपाल का अगर पद खत्म होता है तो तुरंत दूसरे राज्य वाले को भार दे दिया जाता है। तो ये सब चीज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा कि भाई, और याद रखिएगा, और अनुच्छेद 153 के तहत यह बोला गया है कि जो जिस राज्य का रहेगा, जो जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा, जो जिस राज्य का राज्यपाल बनने वाला है, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आपके मंगू भाई पटेल, तो ये एमपी के नहीं है, ये एमपी के नहीं है। जैसे बिहार के हैं आपके राजेंद्र अलकेकर बिहार के नहीं है, उसी ये शायद त्रिपुरा साइड के हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके, जैसे अभी राष्ट्रपति थी आपके द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, यह राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे, और उसका राज्यपाल कहाँ में थे? झारखंड में राज्यपाल थे, और उनका हकीकत घर उड़ीसा, हकीकत घर कहाँ है? उड़ीसा। यानी फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? बस इसी तरह होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने भाग सदस्य का मनोनयन किया जाता है? 1/6। विधान परिषद में देखिएगा, विधान परिषद टोटल अभी 6 राज्य में है। टोटल सभी राज्य 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो 6 राज्य में जो विधान परिषद है, उस 6 राज्य में जो विधान परिषद गठन करते हैं, वह गठन जो करते हैं आपका राज्यपाल जो करते हैं, राज्यपाल कितना भाग को मनोनीत करते हैं? 1/6। और 1/6 हो गया राज्यपाल। वहीं अगर हम बात करते हैं भाई आपका ये शिक्षक के द्वारा कितना होता है, तो शिक्षक के द्वारा होता है 1/12, 1/12 यानी 1/12 भाग जो हो गया शिक्षक के द्वारा, और जो स्टूडेंट के द्वारा होता है 1/12 शिक्षक के द्वारा भी 1/12, और जो 1/3 होता है, 1/3 होता है स्थानीय स्वशासन के द्वारा, स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका नगर निगम के द्वारा जो है कि आपका 1/3 हो गया, राज्यपाल के द्वारा 1/6 हो गया। और जो पढ़ने लिखने वाला 2 चीज है, यानी कि एक हो गया आपका जो ग्रेजुएशन पास लड़का रहता है, जो ऑनर्स पास रहता है, और ऑनर्स पास हुए भी कम से कम 3 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 3 वर्ष। यानी जैसे
मेरा ऑनर्स 2020 में हुआ है, तो 2023 के बाद अब जो चुनाव होगा हम उसमें वोटिंग डाल सकते हैं, विधान परिषद में हम डाल सकते हैं। तो ये चीज हो गया। और जो आपका कम से कम जो हाई स्कूल के टीचर हैं, जो टीचर में जॉब हो गया है, वह भी जो है कि दे सकता है वोट, तो वह चुनेगा 1/12। और स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन पास हो गया है 3 साल पहले, वो भी 1/12। यानी टीचर और मास्टर, स्टूडेंट और टीचर दोनों चुनेगा 1/12। और राज्यपाल छक्का मारेगा, राज्यपाल छक्का, यानी 1/6। और सबसे याद रखेगा 1/3 जो रखता है वो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय। और जब स्थानीय स्वशासन नाम आया तो स्थानीय स्वशासन के जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को। किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। इन्होंने 1882 में चालू किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्षमादान करने का जो अधिकार है, आप लोग को बताए थे अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं, राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। और यहां तक राष्ट्रपति को अधिकार है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर फांसी का सजा सुना दिया है किसी व्यक्ति को, किसी दोषी को, तो वह उसे माफ कर सकता है, उसे माफ कर सकता है। लेकिन भारत के अंदर में जो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, अगर राज्यपाल के पावर को देखते हैं, राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल भी विभिन्न प्रकार के सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के ऐसा क्षमा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जो है कि आपका मृत्यु दंड को भी माफ कर देता है, लेकिन आपका राज्यपाल को मृत्यु दंड को माफ नहीं कर पाएगा। सबसे मुख्य अंतर यही है, क्योंकि राज्यपाल थोड़ा छोटा पद पे है, इसको मृत्यु दंड का पावर नहीं दिया है माफ करने का। राष्ट्रपति को पावर है मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं, ये मुख्य अंतर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का जो मासिक वेतन होता है 3,50,000, राष्ट्रपति का हो गया 5 लाख, राष्ट्रपति का 5 लाख और 3,50,000 जो होता है राज्यपाल का याद रख लीजिएगा। और बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वह थे जयराम दास दौलत राम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राज्यपाल जो पॉकेट बिटो का यूज करते हैं, अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत, 200 अनुच्छेद के तहत आप लोग को पता है कि पॉकेट बिटो का प्रयोग राष्ट्रपति जो करते हैं 111 में अगर 89 जोड़िएगा तो 200 मिल जाएगा, तो 200 के तहत जो है कि वो करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। अक्सर चीज अगर आपको राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद पता है और वही चीज राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है, तो आप अक्सर 89 जोड़ के मारिएगा तो आपका आंसर पूछ जाएगा, 89 जोड़ के मारिएगा तो आंसर पूछ जाएगा। जैसे आपका ये चीज पूछ गया पॉकेट बिटो, उसी तरह से अगर आप देखिएगा आपका राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगता है, और राष्ट्रपति बताएंगे, राष्ट्रपति पर जो क्षमादान करता है 72 के तहत, अब 72 में 89 जोड़िए तो 161 पूरेगा। यानी कि आपका जो राज्यपाल जो क्षमा करता है 161 के तहत, किसके तहत करता है? 161 के तहत। ये आपका लास्ट ऑप्शन दिया। अगर इस तरह का लॉजिक अगर आपको दिमाग लोड नहीं ले रहा है और जो है कि आप और मारने चाह रहे हैं एग्जाम में, तो आप उसे जो है कि वो यूज करके मार सकते हैं, आंसर पूरा शायद सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं वह राष्ट्रपति के अंदर में काम करते हैं, राष्ट्रपति के अंदर में काम करते हैं। तो याद रख लीजिएगा, राष्ट्रपति को यह पावर है अनुच्छेद 238 के ख के तहत कि वह उसका कार्यभार केंद्र शासित प्रदेश का अपने अंदर में रखे, और राष्ट्रपति ही जो भी करता धरता रहता है वह केंद्र शासित प्रदेश का रहता है, और नियुक्ति भी उपराज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग जो है कि आज के सेशन को यहीं पर समापन करेंगे। तो आप लोग एक टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा नहीं 4 क्वेश्चन पूछता, आप लोग ध्यान समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में जो SC/ST समुदाय को जो आरक्षण दिया गया है वह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, यह क्वेश्चन पूछेगा। आपको 4 क्वेश्चन यहां से उठाएगा। सबसे पहले लोकसभा को ले लीजिए। लोकसभा में SC/ST को आरक्षण है, और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का भी मनोनयन करने का अधिकार था, ये चीज बता चुके हैं। ये हो गया लोकसभा के बाद। यही दोनों चीज विधानसभा में भी देखने के लिए मिलता है। विधानसभा में भी SC/ST को आरक्षण है, और विधानसभा में भी आपको एंग्लो इंडियन को मनोनयन था। ये चारों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में।
एक बार केंद्र में SC/ST लेगा और एंग्लो इंडियन को लेगा, और एक बार विधानसभा में SC/ST को लेगा और एंग्लो इंडियन को लेगा। और चार जो अनुच्छेद है चारों लगातार आता है, चारों लगातार आता है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा, आज के बाद नहीं भूलिएगा। आप लोग, हम सबसे पहले शुरू करते हैं अनुच्छेद 330 से। अनुच्छेद 330 से 34 तक कवर कर लेंगे, आराम से काम बन जाएगा। 30, 31, 32, 33, हाँ 33 तक ले लेंगे, कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले लोकसभा से लेते हैं। और लोकसभा, देखिए लोकसभा और विधानसभा में दोनों बड़ा कौन है? पहले लोकसभा है, तो लोकसभा को 330 से शुरू कर देंगे। ठीक, शुरुआत 330 से करेंगे, हम लोग 33 तक चलेंगे। तो 330 में हम लोकसभा को सटा दिए। अब बात होता है भाई 330 में हम SC/ST ब्लॉक सटाएं, अब कि इधर हम एंग्लो इंडियन को सटाएं। तो उस दोनों में जो बड़ा होता है SC/ST अपना इंडिया का चीज है, अपना यहाँ का जो है कि चीज है। और एंग्लो इंडियन बता चुके हैं वो विदेशी चीज है, वो विदेशी चीज है, वो जो है कि यहाँ पर अपना आदमी को छोड़ के चल गए हैं, तो उसी को हम लोग ढो रहे थे। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 330 लोकसभा को सटाएंगे, लोकसभा में सबसे पहले SC/ST को सटाएंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा में SC/ST का मनोनयन कौन सा अनुच्छेद? 330। वहीं पर याद रखिएगा, जब SC/ST 330 ले लिया तो लोकसभा में अब एंग्लो इंडियन को लेवाएंगे। तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारत समुदाय को जो मनोनयन करते थे वो 331। लेकिन यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि अब यह झोल हो चुका है। क्या हो चुका है? आप लोग को पता है कि राष्ट्रपति जो 2 सदस्य का जो मनोनयन करते थे लोकसभा में, वह अब उसे खत्म कर चुका है। जो कि 104 संविधान संशोधन के तहत, 104 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 331 के तहत जो मनोनयन करते थे एंग्लो इंडियन का, उसे खत्म कर चुके हैं। इसीलिए वर्तमान में जो लोकसभा पर चुनाव होता है वह 543 सदस्य का 543 सदस्य पर ही चुनाव होता है। लेकिन पहले जब 2 का मनोनयन करता था 2019 के पहले, तो 545 सदस्य पर होता था, 545 पर। लेकिन 2 हट गया 104 संविधान संशोधन के तहत, इसलिए 543 सदस्य पे आपका निर्वाचन होता है। और लोकसभा में जो अधिक से अधिक जो सीट हो सकता है वह आपका 552 हो सकता है। कितना हो सकता है? लोकसभा में अधिक से अधिक सीट 552। वर्तमान में कुछ दिन पहले 2019 के पहले तक आपका था 545, और उसमें से 2 अब हट गया है 104 के तहत 543 हो गया है। लेकिन जब मूल संविधान देखते हैं तो मूल संविधान में जो लोकसभा का सीट निश्चित किया गया था 500। कितना? लोकसभा का सीट मूल संविधान में जो निश्चित किया गया था 500। और उसके बाद एक संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन जो 1956 हो गया था, उसके तहत लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। और आगे चलकर जब जनसंख्या बढ़ते गया तो लोकसभा का सीट भी बढ़ता है, ये चीज बता चुके हैं। तो जब आपका आगे चलकर 31वां संविधान संशोधन होता है 31 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया। कितना कर दिया? 545 कर दिया। 545 में ही 2 को झोल हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ है आपको पता है, ये सब चीज आपको पता होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला, अब आते हैं विधानसभा पे। तो 330 331 कहानी खत्म हो गया। 330 में आपका लोकसभा में SC/ST, और 331 में आपका लोकसभा में एंग्लो इंडियन। और आप लोग को पता है, अब आते हैं 332 में, अब आ जाते हैं विधानसभा पे। तो उसमें पहले ले लेंगे SC/ST को, जैसे वहां पहले लिए थे ना, उसी तरह यहाँ पहले ले लेंगे SC/ST। तो याद रख लेना है 332 अनुच्छेद में विधानसभा में SC/ST को मनोनयन। यानी जब ये ले लिया SC/ST, तो अगला जो आएगा अनुच्छेद 333, उसमें आपका विधानसभा में एंग्लो इंडियन, विधानसभा में। तो ये कंफर्म हो गए। आप लोग के पास अगर फास्ट हम रिकॉल करवा देते हैं, 330 और 331 जो जाएंगे शुरू में वो लोकसभा चल जाएंगे। तो 330 में आपका लोकसभा में SC/ST को मनोनयन, 331 में आपका जो कि एंग्लो इंडियन को मनोनयन लोकसभा में, और 332 में विधानसभा में SC/ST, और उसके बाद 333 में आपका विधानसभा में एंग्लो इंडियन। लेकिन आप लोग को पता है कि 331 को जो है कि खत्म कर चुके हैं, आपका लोकसभा में एंग्लो इंडियन को खत्म कर चुके हैं 104 संविधान संशोधन के तहत। और वर्तमान में विधानसभा का सीट जो चुनाव होता है 543 सदस्य का। कितना सदस्य का? 543 सदस्य का। चलिए आज हम लोग यही स्थगित करते हैं या फिर समापन करते हैं। और आप लोग को स्थगित और समापन में भी अंतर शायद पता चल गया होगा। तो चलिए आज का लास्ट सवाल आप सबों के बीच हम लोग रख रहे हैं। तो आप लोग को बताना है कि भारत के पहले
भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन बने थे 1950 में। आप लोग जो है कि बहुत अच्छी तरीका से सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोग का जिसका सबसे बेस्ट आंसर रहेगा उसका हम कल जरूर से जरूर नाम लेंगे और बहुत अच्छी तरीका से उन्हें जो है कि पुरस्कृत करने का काम करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। जितना भी आपको अभी मैथ वाला भी चैनल बताए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग उसे भी अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और जितना हमारे परिवार है अभी और जो है कि वो तो कम से कम आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोग जो है कि इसी प्रकार से अपने मेहनत को जारी रखिए, सफलता बहुत नजदीक है। जिस तरह से हम सबों का तैयारी चल रहा है, समझ लीजिए कि इतना कम समय में जो इतना कंटेंट दे देते हैं, अगर आप इस कंटेंट को बहुत आसानी से पचा लेते हैं रेगुलर मेंटेन के तहत, तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज तक यहीं रोक रहे हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद।